So, good morning. Welcome all of you. So, welcome to the Target BCECE class 2026 classes. काफ़ी लेक्चर्स हमारे एनाटॉमिक स्ट्रक्चर के हो चुके हैं, कुछ लेक्चर्स और बाकी हैं, इसके बाद एक या दो लेक्चर्स और होंगे। तो आज हम जो जर्नी हमने पिछले क्लास में एंड की थी बोर एटॉमिक मॉडल के बाद, और हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के, उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर पढ़ने के पहले अपन आज एक पॉजिटिव थॉट के बारे में बात कर लेते हैं। द पेन यू फील टुडे, द पेन यू फील टुडे will the pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. Okay, so the pain क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जरा पढ़ते हैं। The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. आज जो आप दर्द महसूस कर रहे हो पढ़ाई का, ठीक है, पढ़ाई का दर्द तो नहीं बोलूंगा इसे, ये मैं तो इसे एंजॉयमेंट ही मानता हूँ। तो आज जो हम कष्ट कह रहे हैं, है ना, कष्ट सह रहे हैं, है ना, हम पार्टीज नहीं करते, हम दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं करते, हम कहीं घूमते फिरते नहीं हैं, ये हमारे लिए दर्द ही तो है एक तरीके से। हम जब किसी और को देखते हैं कि वो मस्ती कर रहे होते हैं और हम कुछ नहीं कर रहे होते, है ना, तो कोई बात नहीं, आज के लिए ये दर्द सह लो। कुछ दिनों की बात है, जब आप कॉलेज में आ जाओगे और आपके दोस्त जब कॉलेज से बाहर रहेंगे, तब फिर जो आप जो स्ट्रेंथ फील करोगे अपने अंदर, जो आप आत्मविश्वास जो फील करोगे, वो अनमैचेबल होगा, अनबीटेबल होगा, है ना। सो द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। तो चलिए इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन हम पुट करते हैं दैट इज इन फर्स्ट एस ऑर्बिट, है ना, पहले एस ऑर्बिट में हम लोग इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, देन 2s, और जो सेकंड ऑर्बिट है हमारा उसके पास कितने उसके पास सबसेल हैं, तो 2 सबसेल होते हैं, 2s 2p। 3 के पास कितने सबसेल हैं, 3s 3p एंड 3d। तो कितने सबसेल हैं यहाँ पे हमारे पास, 3s 3p एंड 3d। इसके पास कितने सबसेल हैं, 4 ऑर्बिट के पास 4s 4p 4d 4f, और इस तरीके से सो ऑन, है ना। यहाँ 7th ऑर्बिट तक बात यहाँ पे की गई। लेकिन मैंने कहा कि हम जब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो हमने एक तरीका सीखा था कि हम 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर 2s, फिर 2p, देन 3s, देन 3p, देन 3p, देन 4s, देन 4p, देन 4p, देन 3d। और इस तरीके से हमने सीखा था कि किस तरीके से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है ना, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। एक बार जरा देख लो क्या हम सही है। 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s, सॉरी माफ करना, 4f 5s 5p 5d 5f, है ना। तो 1s देन 2s देन 2p देन 3s देन 3p 4s 3p 4s देन 3d 4p 5s। तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। क्या है हमारे पास 3d 4p देन 5s एंड देन सो ऑन, और ये चलता चला। तो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कल पिछले क्लासेस में हमने देखा था। उसके बाद हमने बोर एटॉमिक मॉडल के बाद आपने कई सारे क्वेश्चंस भी इस पे देखे थे। फिर हम बोर एटॉमिक मॉडल को जरा सा देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या है हमारा बोर एटॉमिक मॉडल? तो बोर एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाहर कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को डिनोट करते हैं, और इन ऑर्बिट्स के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में हमने पढ़ा था 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 18 electrons, then 32 electrons, then 50 electrons, then 72 electrons and so on। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हमने पिछले क्लास में आपको क्रोमियम का केस पढ़ाया था कि क्रोमियम में जो हफील्ड ऑर्बिटल होता है, यानी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, वही हमें देखने को मिलता है, बिकॉज दैट इज मोर स्टेबल देन इट्स ग्राउंड स्टेट, है ना। और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसी को हम उसका ग्राउंड स्टेट कहते हैं, क्योंकि नेचर में हमें वही देखने को मिलता है, isn't it? चलिए हम आगे की ओर बात करते हैं। आज हम लोग एक और केस करने वाले हैं, और वो केस है कॉपर का। किसका बात करने वाले हैं हम लोग, किसकी बात करने वाले हैं? आज हम लोग कॉपर की बात करने वाले हैं। कॉपर एटॉमिक नंबर 29।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब यहां पे जरा देखो 1s2 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। हमारे पास बचे कितने 9। तो क्या मैं यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन पुट कर दूं? और ये अगर मैं पुट कर देता हूं तो ये सही कन्फिग्रेशन होना चाहिए, हमारा बिल्कुल सही कन्फिग्रेशन होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बट ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। बिकॉज हम यहाँ पे देखते हैं, जब मैं इसे 4s2 को अगर आप मैं आपको ऑर्बिटल वाइज दिखाऊं तो दिस इज योर 4s2 एंड दिस इज योर 3d ऑर्बिटल, दिस इज योर 3d ऑर्बिटल। तो इसमें मैं लिखूंगा 1 2, पहले मैं सिंगली फिल करता हूं 5 इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब मैं जब मैं इसे डबल करने जा रहा हूं तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन 7th 8th एंड 9th इलेक्ट्रॉन, यहां मैं 9th इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। और ये मैंने देखा कि ये क्या है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, दिस इज व्हाट योर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज योर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है कि हमें जो नेचर में देखने को मिलता है वो हमें इस स्टेट में देखने को कॉपर नहीं मिलता। कॉपर का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखने को मिलता है, क्योंकि यहां से जो 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन जंप्स ऑफ इन द 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। ऐसा क्यों? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, 4s1 एंड 3d 10 होगा, 4s1 हो जाएगा है ना, एंड 3d क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स देखे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा फुल फिल्ड, दैट मीन्स फुली स्टेबल, एंड दिस इज हाफ फिल्ड, दैट मीन्स लेस स्टेबल देन फुल फिल्ड बट मोर स्टेबल देन अदर्स है ना। सो इट इज हाफ फिल्ड, ये क्या हो गया हमारा हाफ फिल्ड। ये इसका कॉपर का जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें नेचर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉपर की बात हमने कर ली। अब हम आगे बात करते हैं, दो नेचर की बात करते हैं, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टीज आर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को मेंशन करोगे, मैं पक्का आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और उन डाउट को अगले क्लासेस में मैं सॉल्व कर दूंगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आप सबको मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे, आपकी क्यूरीज पे ध्यान दिया जाएगा और आपके क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो आप कभी भी खुद को अकेला मत फील करना। थ्रू आउट द जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन, थ्रू आउट द जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन वी आर विथ यू। द NMCH गया, द टारगेट BCEC 2026 क्लासेस इज विथ यू, ओके। सो आप कभी भी खुद को अकेला फील नहीं करोगे। तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। जो पहला मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है दैट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये किस में दिखेंगे, एलिमेंट्स हैविंग unpaired electrons, elements having unpaired electrons। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें हमें पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। एक बात बताओ, चलो एक सवाल है तुम्हारे सामने, क्या इस क्वेश्चन में तुम्हें 4s1 में, ये 4s1 जो है, क्या तुम्हें यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हाँ या ना मुझे बताओ। चलो, क्या यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? दिख रहा है। तो क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा? बिल्कुल होगा। तो पैरामैग्नेटिक होने का क्या मतलब है? पैरामैग्नेटिक होने का मतलब है कि मैग्नेट से क्या होंगे, ये कलरलेस, ये कलर्ड कंपाउंड होंगे। कैसे कंपाउंड बनाएंगे? कलरलेस, कलर्ड कंपाउंड बनाएंगे, माफ करना। सो ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करेगा। कैसे कंपाउंड फॉर्म करेगा? ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करेगा, ओके। सो ये कलर्ड कंपाउंड को क्या करेगा? ये फॉर्म करेगा, है ना। तो हमने बात किया कि पैरामैग्नेटिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, और पैरामैग्नेटिज्म में हमने देखा, ये हमने पैरामैग्नेटिज्म की बात की, और पैरामैग्नेटिज्म में हमने क्या देखा? हमने पैरामैग्नेटिज्म में देखा कि पैरामैग्नेटिक जो स्पेसिस होते हैं ये कलर्ड होते हैं, है ना, दे आर पैरामैग्नेटिक स्पेसिस। सो ये कलर्ड स्पेसिस होता है, ये एलिमेंट जो है वो कलर्ड होता है ना, एक कलर्ड स्पेसिस होता है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे डिफाइन करेंगे? सो मोर नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन,
more number of paramagnetic electrons, more number of unpaired electron, माफ करना, more number of unpaired electrons, more paramagnetic nature. जितने ज्यादा संख्या में हमको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे अनपेयर्ड, उतनी ज्यादा संख्या में हमको क्या दिखेंगे, हमको वहां पे पैरामैग्नेटिक नेचर देखने को मिलेगा. उतना ही वो कलर जो है वो उतना ही स्पेसिस जो है वो कलर्ड होने की संभावना उसकी रहेगी. चलो हम थोड़ा सा अब डायमैग्नेटिक के बारे में पढ़ लेते हैं. तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है और किस में देखने को मिलती है. एलिमेंट्स हैविंग, या स्पेसीज मैं बोलूंगा एलिमेंट्स और मैं बोलूंगा स्पेसीज. ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एलिमेंट्स और स्पेसीज, है ना, एलिमेंट्स और स्पेसीज. ठीक है, हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे. कैसे होंगे, वो डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे, है ना. उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. ठीक है, नो unpaired electrons are present. कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होते. अच्छा, दे आर कलरलेस स्पेसीज, ये कलरलेस स्पेसीज है. आपको यहाँ पे कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा, तो हम ध्यान रखेंगे कि दे आर कलरलेस स्पेसीज. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात. चलो अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में. ठीक है, अपन किसके बारे में बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, है ना, मैग्नेटिक मोमेंटम. तो हमने पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर को पढ़ा. इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहूंगा. एग्जांपल है जिंक. एटॉमिक नंबर 30. जिंक एटॉमिक नंबर 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, और ये जो है आपका 3d10. ये जरा देखो, इसमें सारे के सारे ऑर्बिटल्स में जो है आपको पूरे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड मिलेंगे. कहीं पे भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा. सो जब मैं बात कर रहा हूं जिंक की, तो जिंक में देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इन जिंक एटॉमिक नंबर 30 देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो मैं जिंक की बात करूं, तो मैं जिंक की बात जब करूंगा तो मैं कहूंगा कि वहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, है ना. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना वहां पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो 0 है ना. देयर इज जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो देयर इज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0. यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कैसा नेचर का होगा, सो जिंक इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. जिंक इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. जिंक इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. सो जिंक इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. अब हम आगे बात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में. कोई तो चीज होती है, अभी बस ध्यान रखो, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. तो अभी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंटम. मैग्नेटिक मोमेंटम ये उनमें पाया जाएगा जिनमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मैग्नेटिक मोमेंटम फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंटम का, तो मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है n. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, n रूट अंडर मैग्नेटिक मोमेंटम का जो फॉर्मूला है दैट इज रूट अंडर n प्लस का 2 बोर मैग्नेटॉन. अब ये इसका यूनिट है. ठीक है, दिस इज द यूनिट बोर मैग्नेटॉन. दिस इज द यूनिट बोर मैग्नेटॉन. अब यहां पे जो n है, n की वैल्यू क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो n इज व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इसके क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा. एक दिन ऐसा होगा जब मैं इन दो क्लासेस में अभी लेने वाला हूं, अभी मैं क्वेश्चंस पे थोड़ी कम बात करूंगा. इनके जो नेक्स्ट क्लासेस आपके आने वाले हैं उसमें सिर्फ एक क्लास मैं लूंगा जो पूरा डेडिकेटेड होगा क्वेश्चन के ऊपर. उसमें सिर्फ अपन क्वेश्चन ही करेंगे, है ना. और आपको डीपीपीज भी मिलेंगी, उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे.
यूनिट, इसको म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे क्या पढ़ेंगे इसको, म्यू से डिनोट करते हैं इसको। म्यू की फॉर्मूला क्या होगी, रूट अंडर एन, एन प्लस का 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके आगे आज जो हमारा टॉपिक है हम उसकी बात करते हैं, और वो हमारा जो टॉपिक है दैट इज, हम आज बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर के बारे में। तो वी आर हियर टू टॉक अबाउट क्वांटम नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, देयर आर 4 क्वांटम नंबर। कौन कौन से क्वांटम नंबर हमको पढ़ने हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड में अपने को पढ़ना है अजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को मैं बोलूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी मैं आपका नाम मैथमेटिकल क्वांटम नंबर। तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा अजीमुथल या मैथमेटिकल क्वांटम नंबर। थर्ड में बात करूं तो अपने को पढ़ना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फोर्थ हमें पढ़ना है स्पिन क्वांटम नंबर। तो फोर्थ अपने को क्या पढ़ना है, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, और मैग्नेटिक अजीमुथल क्वांटम नंबर को अपने डिनोट करते हैं एल से, स्मॉल एल से। मैग्नेटिक को अपन डिनोट करेंगे स्मॉल एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को अपने डिनोट करेंगे स्मॉल एस से। तो यहाँ तक कोई बात, किसी को दिक्कत? चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे किस क्वांटम नंबर के बारे में, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंबल स्मॉल एन। अब ये क्या करता है, ये हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट, है ना। ये हमें पहले तो इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। डिस्कवर्ड बाय नील्स बोर, नील्स बोर के द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, डिस्कवर बाय नील्स बोर। ये हमें रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को, रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट। ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये हमें किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सो इट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, इट्स गिव इंफॉर्मेशन, या क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट, या इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्या क्या चीज के लिए हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा, है ना। सो इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, या किस किस चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करें कि हमें ये बतलाता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात करता है। तो ये किसकी बात कर देता है? सबसे पहले तो हमें बताता है, पहली बात किसकी बात करता है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, सेंटर से। यह हमें इलेक्ट्रॉन की दूरी बतलाता है, यानी यह बात करता है हमें एटॉमिक रेडियस के बारे में। किसकी बात करता है? एटॉमिक रेडियस की बात करता है। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस की बात करता है। कितना है एटॉमिक रेडियस, कितना होता है जरा बताना मुझे, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? तो 0.53, ठीक है, n² यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलो, जो सेकंड क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि ये हमें और किन चीजों को बताता है। ये हमें बताता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है, या किसी भी ऑर्बिट में। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है एनर्जी का? चलो बताओ, जल्दी से बताओ, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एनर्जी का? क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है -13.6 Z² अपॉन n² EV इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, हमने ये पढ़ा। -3 टोटल एनर्जी का फॉर्मूला में क्या पढ़ा है? -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, हमने यही पढ़ा है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। और क्या बतलाता है हमें? वेलोसिटी बतलाता है, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो हमने वेलोसिटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये वेलोसिटी भी बतलाता है। तो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट क्या होता है? 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, हमें यह भी बतलाता है ये, इंटू Z/n। तो अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो हमें ये सारी चीजें पता है ना। इतनी सारी चीजें हमें क्या है? पता है। और याद रखना, द वैल्यू है, द वैल्यूज ऑफ n is always
ये हमेशा कहाँ होगा, ये हमेशा जो है वो किसमें होने वाला है, ये हमेशा होल नंबर में होने वाला है, इज ऑलवेज इन होल नंबर। सो ये हमेशा कहाँ होने वाला है, ये हमेशा होल नंबर में होने वाला है। तो हमने सीख लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, हमने क्या क्या पॉइंट सीखा, हमने देखा क्या क्या देखा हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि डिस्कवरी बाय नील्स बोर रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, या ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हमने देखा कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बतलाता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी ये एटॉमिक रेडियस के बारे में बताता है, जो कि 0.53 n² व्हाट एंगस्ट्रम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू मैंने बता रखी है, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, और मैं बात करूं 10⁻⁸ सेंटीमीटर, तो ये हमने ऑलरेडी आपसे बात कर रखी है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट की मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी कितनी होती है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अगर मैं बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है तो आप क्या कहोगे, कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी, माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है तो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। क्या हमने ये बात कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। अब वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कितना होता है तो 2.2 × 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास होता है। तो हमने चलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को खत्म कर लिया। अब हम बात करेंगे दूसरा, अब हम किस पे बात करेंगे, अब हम दूसरा बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय L। डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवरी की थी तो सॉमरफील्ड है। सॉमरफील्ड ने किसकी डिस्कवरी की, सॉमरफील्ड ने एजीमुथल क्वांटम नंबर की डिस्कवरी की थी। चलो यहां तक हमको समझ में आ गया। अब इससे आगे बात करते हैं। तो डिस्कवरी बाय सॉमरफील्ड, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स सबसेल्स। तो ये सबसेल्स को रिप्रेजेंट करता है। सबसेल्स कौन से होते हैं, S, P, D, F एंड सो ऑन। So it represents what? It represents subcell. Discovered by Sommerfeld. किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसेल। It gives value of सबसेल, ये सबसेल की वैल्यू देता है। अच्छा, कितनी होती है L की वैल्यू, L की वैल्यू होती है n-1। L की वैल्यू हमेशा क्या होगी n-1, याद रखना। L की वैल्यू कितनी होती है n-1। तो if n is equal to 1 then L is equal to n-1, that is 1 - 1 that is 0। और याद रखना 0 जो है, 0 वो रिप्रेजेंट कर रहा है s ऑर्बिट को, s सबसेल को। मैं बोलूंगा s सबसेल को रिप्रेजेंट करता है कौन, s सबसेल को रिप्रेजेंट करता है 0, 1 रिप्रेजेंट करता है p को, 2 रिप्रेजेंट करता है d को एंड 3 रिप्रेजेंट करता है f को। तो ये अपने दिमाग में आप लोग रखोगे। तो जो 0 है, 0 किसकी वैल्यू है, 0 L की वैल्यू अगर 0 है, if L is equal to 0 then it represents S subcell, if L is equal to 1 then it represents P subcell, if L is equal to 2 then it represents D subcell and if L is equal to 3 then it represents F subcell। यहां तक कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि if n is equal to 1 so L is equal to what 0, if n is equal to 1 then L is equal to 0। और 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 वैल्यू होती है S सबसेल की। तो इसमें जो सबसेल पाया जाएगा इन फर्स्ट ऑर्बिट, द नेम ऑफ सबसेल इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो पहले तो किस ऑर्बिट में पाया जा रहा है, वो फर्स्ट ऑर्बिट में। कौन सा सबसेल है जिसकी वैल्यू 0 है, 0 वैल्यू किसकी है, मैं लिख देता हूं, ये इसकी वैल्यू है और ये नेम है ऑफ सबसेल, नेम ऑफ सबसेल। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है S की। तो हम लिख देंगे S। हमने क्या लिखा, S। हमने क्या लिखा यहां पे, हमने लिखा कि ये S है सबसेल। अब हम बात करते हैं इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगी, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू 2 है तो n-1 यानी 2 - 1 एंड 2 - 1 होती है 1। तो यहां पे जो मैक्सिमम, अब यहां तक पे याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू L की हो सकती है सेकंड ऑर्बिट। पहले तो 2 सबसेल है तो नंबर ऑफ सबसेल कितने होते हैं, पहले तो बात तो नंबर ऑफ सबसेल इन एन ऑर्बिट कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेल इन एन ऑर्बिट। सबसे पहली बात तो हमको यही याद रखना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेल इन एन ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ सबसेल इन ऑर्बिट कितना होता है, n मैंने बता रखा है कि जितना सबसेल का नंबर, जितना ऑर्बिट का नंबर होगा उतना ही उसमें सबसेल होंगे। तो इसमें 2 सबसेल होंगे, तो मैं 2 लिख देता हूं, 2 और 2। अब वो 2 सबसेल कौन कौन से होंगे,
दो सबसेल कौन कौन से होंगे? तो एक तो 1 होगा हमारे पास, और एक 1 से छोटा कौन है? तो 0 है। तो यानी हमारे पास 0 वाला भी होगा और 1 वाला भी होगा, तो हमारे पास होगा S और हमारे पास होगा P। क्लियर पॉइंट, समझ आई बात? जितनी मैक्सिमम वैल्यू आई उससे जो कम वैल्यू वाली सबसेल है वो सारी की सारी इसके अंदर होगी। तो इफ n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, तो हम कहेंगे l इज इक्वल टू व्हाट? 3 माइनस का 1 दैट इज 2। तो यहाँ पे कौन कौन से पाए जाएंगे? 0, 1 एंड 2। यहाँ पे कौन कौन से पाए जाएंगे? 0 एंड 1। ठीक है, तो 0, 1 एंड 2 कौन कौन से हैं? तो 3 ऑर्बिट है। अगर नंबर ऑफ सबसेल कितना है? अगर थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ सबसेल 3 है। कौन कौन से हैं? तो 0 वाला S, 1 वाला P एंड 2 वाला D। तो हम लिखेंगे 3S, 3P एंड 3D। क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई भी डाउट है क्या? कोई भी डाउट है यहां तक? तो हमने देखा क्या कि L क्या रिप्रेजेंट करता है? L रिप्रेजेंट करता है सबसेल को। L रिप्रेजेंट्स व्हाट? यह सब्सिडरी क्वांटम नंबर या मैथमेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और क्या बतलाता है ये? ठीक है, ये और क्या बतलाता है? ये हमें बतलाता है 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ये हमें बतलाता है। सो इट ऑल्सो स्टेट्स अबाउट द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। 3 डायमेंशनल शेप का क्या मतलब है? अच्छा चलो बताओ मुझे। मैंने कहा कि याद रखो, ये है वैल्यू, ये है नेम ऑफ सबसेल। किसकी वैल्यू? ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सबसेल, नेम ऑफ सेल और उसके शेप की मैं बात करूं, उसके शेप की बात करूं। तो अगर वैल्यू तुम्हारा, इफ योर वैल्यू इज 0, 1, 2, 3, मैं 4 ही लिख रहा हूं, तो नेम ऑफ सबसेल क्या है? S, P, D, F। और शेप क्या है? तो इसे भी हमको पता चलता है यहाँ पे इसका सबसेल क्या है, इसका शेप क्या है बताओ? स्फेरिकल। अब यहाँ पे मुझे एक सवाल तुमसे चाहिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करो, नोडल सरफेस क्या होता है। फिर मैं बात करूं डंबल, फिर मैं बात करूं डबल डंबल, डबल डंबल, देन आई विल टॉक अबाउट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स शेप दैट इज ट्रिपल डंबल। तो ट्रिपल डंबल शेप जो है हमारा वो किसका होता है? एफ का होता है। तो हमको एल से ये भी पता चला कि किसका क्या शेप है। एक चीज और हमें पता चलती है, एंड दैट इज हमें पता चलता है इससे एंगुलर मोमेंटम, है ना। हमें इससे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी पता चलता है। ठीक है, सो हमें क्या पता चलता है इससे? हमें इससे पता चलता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल भी हमें इससे पता चलता है, इन एन ऑर्बिटल। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं बात करूं म्यू, म्यू मतलब मोमेंटम, म्यू मतलब क्या? मोमेंटम। ठीक है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा ऐसा आई। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो होगा दैट इज L अपॉन L प्लस 1, सॉरी L इंटू L प्लस 1 होल ब्रैकेट अंडर रूट H अपॉन 2 पाई। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इन सब पे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, सो घबराने वाली बात नहीं है। अपन सारे के सारे क्वेश्चंस पे क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ा? अपने पढ़ा कि जो वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल की दैट इज यू म्यू आई रूट अंडर L इंटू L प्लस 1। और याद रखना, मैंने एक बात बताया कि जो वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू है वो L की, वो किस पे डिपेंड करती है? जो वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वो किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन व्हाट? द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो चलो यहां तक हमने समझ लिया, तो हम इसके आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाई M, डिस्कवर्ड बाई जीमैन, डिस्कवर्ड बाई जीमैन। तो जीमैन ने इसकी डिस्कवरी की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डिस्कवरी किसने की है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो डिस्कवरी है दैट इज डिस्कवर्ड बाई जीमैन। ठीक है, अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या बतलाता है? क्या क्या बतलाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? तो सबसे पहली बात तो ये बतलाता है कि कैसे ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होगा। फर्स्ट, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, फर्स्ट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। दूसरा ही क्या बतलाएगा? दूसरा बतलाएगा स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस,
स्प्लिटिंग ऑफ, ये याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड is known as G-Mans इफेक्ट, G-Mans इफेक्ट, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज व्हाट? G-Mans इफेक्ट है कि स्टार्क इफेक्ट है कि बोथ ऑफ दीज है कि नन ऑफ दीज है? और एक पॉइंट याद रखना, यहां पे एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में तो G-Mans इफेक्ट बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोलेंगे? तो इसे अपन बोलेंगे इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट, तो इसे स्टार्क्स इफेक्ट बोलेंगे, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अगर इलेक्ट्रिकल लाइन में डिफ्लेक्ट होता है तो स्टार्क्स इफेक्ट बोलेंगे, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है तो इसको हम G-Mans इफेक्ट बोलेंगे। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, कितनी इसकी वैल्यू होती है? इट्स वैल्यू depend upon, its value depend upon azimuthal, its value depend upon azimuthal क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू azimuthal क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। कितनी होती है वैल्यू? सो m इज इक्वल टू 2l प्लस का 1, तो m इज इक्वल टू व्हाट? 2l प्लस का 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 2l प्लस का 1, ठीक है। तो 2l प्लस का 1 जो होता है इसका वैल्यू होता है। अच्छा, याद रखना, इसकी एक्सियल जो वैल्यू निकालेंगे, है ना, इसकी हम एक्सिस वैल्यू निकालते हैं। इसकी एक्सिस वैल्यू क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। इसकी एक्सिस वैल्यू जो होती है वो होती है -L2 प्लस -L2 प्लस। अब चलो हम अपन एक सीरीज बनाते हैं और देखते हैं कि क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताना चाह रहा है। सो हम पहले बात करेंगे ऑर्बिट्स की। सो दिस इज ऑर्बिट, दिस इज सबसेल, दिस इज ऑर्बिटल, और यहां पर मैं बात करता हूं एन की वैल्यू है 1। तो सबसेल में एल, सबसेल में लिखूंगा एल, ठीक है, सबसेल वैल्यू एल को रिप्रेजेंट करता है। तो एल की वैल्यू क्या होती है? तो मैंने कहा n-1, तो मैंने क्या लिखा 1-1 दैट इज इक्वल टू 0। और m की वैल्यू अगर मैं ऑर्बिटल के लिए देखूं तो क्या होगा हमारा? 2l प्लस का 1 दैट इज 2 इंटू 0 प्लस का 1 एंड दैट इज 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो ये हमारा है 1। तो कितना कितना ऑर्बिटल इसमें होगा? एक ऑर्बिटल होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो हमारा होगा वो 1 होगा। एंड उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी उसकी एक्सियल वैल्यू जो होगी, यानी उसकी एक्सिस की वैल्यू होगी, ठीक है। उसकी एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी? उसकी एक्सिस की जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसकी एक्सिस की वैल्यू होगी -L2 प्लस L, और -L कितना है? -0 प्लस 0, यानी ओवरऑल 0। तो एक्सिस वैल्यू अगर 0 है तो वो क्या, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। s में पाए जाने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू हमें क्या देखने को मिलती है? 0, ठीक है। इसका कोई रोटेशन नहीं होता, मैंने पढ़ा रखा था। इसकी कोई एक्सिस वैल्यू नहीं होती। इसकी एक्सिस वैल्यू कितनी होगी? 0। इफ n इज इक्वल टू 2, इफ n इज इक्वल टू 2, है ना, अगर n की वैल्यू क्या है? 2 के बराबर है। सो इफ n इज इक्वल टू 2, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं, एक एक चीज को अपन खोल के रख देंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑर्बिट की मैं बात करूं तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l की वैल्यू है कितना? n का 1 दैट इज 2 का 1 दैट इज 1। सो l इज इक्वल टू 1। तो l इज इक्वल टू 1, यानी मैंने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगी। तो यहाँ पे दो सबसेल में देखने को मिलेंगे, 0 और 1। 0 रिप्रेजेंट करेगा s को, 1 रिप्रेजेंट करेगा p को। m को अगर हम m की वैल्यू निकालते हैं तो दैट इज 2l प्लस का 1। सो 2 इंटू 1, l की वैल्यू 1 है, प्लस 1 करोगे तो आपको आंसर आएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो हमें देखने को मिलेगा कि p ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, इसके लिए तो हमको पहले से पता है, जो p ऑर्बिटल के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो है 3, ठीक है। तो जो हमारा p ऑर्बिटल है इसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिटल वैल्यू जो है वो 3 है, यानी 3 ऑर्बिटल हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे अपने को इसमें? 3 ऑर्बिटल। इस ऑर्बिट में हमको एक ऑर्बिटल, एक सबसेल में एक ऑर्बिटल देखने को मिला, p में हमको 3 ऑर्बिटल देखने को मिला। p सबसेल में कितना ऑर्बिटल देखने को मिला? बोलो 3। अब अपन ये बात करते हैं कि इन सबकी एक्सिस वैल्यू क्या है ना।
ये जो 3 ऑर्बिटल 3 एक्सिस में है, इनकी एक्सिस वैल्यू क्या है हमने पढ़ा था, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इनकी एक्सिस वैल्यू क्या है, तो हमने निकालेंगे -L2 + L, और L की वैल्यू कितनी है हमारा 1, तो हम निकालेंगे -1 2 + 1, -1 2 + 1। अब एक बात बताओ, -1 2 + 1 में क्या आएगा, -1 2 + 1 में हमारे पास क्या आएगा, -1 से आप +1 तक जाओ तो आएगा -1 0 + 1। तो जो हमारे पास 3 एक्सियल वैल्यू जो है इनकी वैल्यू होती है -1 0 + 1। पर पहले हम ऐसा कैलकुलेट करते थे ओल्ड, और अब इसको हम ऐसा कैलकुलेट नहीं करते, इसको हम कहते हैं कि ये गलत है। अब जो हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं एक्सिस की, वो ऐसे करते हैं -1 + 1 0। तो हम जो एक्सियल वैल्यू अब कैलकुलेट करते हैं वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक और मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं। लेट्स से इट्स थर्ड ऑर्बिट, मैं थर्ड ऑर्बिट की पूरी कहानी कर रहा हूं, ठीक है, मैं थर्ड ऑर्बिट की पूरी कहानी तुम्हें समझा रहा हूं, मेरे साथ करते चलो, मजा आएगा, ठीक है। चलो बताओ, n = कितना हो गया, n = 3, l = कितना हो गया, n - 1 यानी 3 - 1 यानी 2। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, जो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी, और 2 किसकी होती है, d की, pb होगी, और हमारे पास sb होगी। तो sb है, pb हमारे पास d भी है। m की वैल्यू अपन कैलकुलेट करें तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, m की वैल्यू 2l + 1, 2 × l की वैल्यू कितनी है 2 + 1, यानी जो थर्ड ऑर्बिट जो हमारे पास है उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, d में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। इन 5 ऑर्बिटल की एक्सिस वैल्यू क्या होगी, इन 5 ऑर्बिटल्स की एक्सिस वैल्यू क्या होगी, तो इनकी जो एक्सिस वैल्यू होगी वो हम पर जरा देखते हैं कि 5 ऑर्बिटल जो हमारे पास हैं, ठीक है, जो हमने 5 ऑर्बिटल हमने रख रखे हैं, इनकी एक्सिस वैल्यू क्या है। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लूं, तो 5 ऑर्बिटल की एक्सिस वैल्यू क्या होगी, तो हमें एक्सिस वैल्यू कैलकुलेट करना है -L2 + L, -L यानी -2 और +L यानी +2, यानी -2 -1 0 +1 +2। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, पहले हमें याद रखना पड़ेगा। ओल्ड जो वैल्यू थी वो हम ऐसे कैलकुलेट करते थे, हमको याद होगा कि हमने पढ़ा था dxy dyz dzy dzx, ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा, dx² y² और dz², ये हमने 5 ऑर्बिटल पढ़ा था, ठीक है। तो -2 -1 0 +1 +2 ये ओल्ड स्कीम था। अब हम ऐसा इसको नहीं लिखते हैं, दिस इज ओल्ड। अब जो हम ऑर्बिटल की एक्सिस वैल्यू लिखते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं, अब जो हम ऑर्बिटल की एक्सिस वैल्यू लिखते हैं वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, -2 -1 +1 +2 0, -2 -1 +1 +2 0, दिस इज न्यू वैल्यू, ठीक है, -2 -1 +1 +2 0। तो ये अपना ऑर्बिटल वैल्यू हमको देखने को मिल रहा है, दिस इज आवर ऑर्बिटल वैल्यू। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं ये माइनस दोनों होंगे, ये माइनस दोनों होंगे, माइनस दोनों होंगे, है ना, माइनस दोनों होंगे। तो मैंने नया स्कीम बता दिया, पुराना स्कीम भी आपको बता दिया। तो ये कैसे होंगे, ये माइनस दोनों होंगे, ठीक है। लेकिन पहले कैसे था वो हमको याद नहीं रखना, अब हमको को न्यू वाला याद रखना है। तो हमसे जब सवाल पूछा जाएगा और एक्सेल वैल्यू पूछा जाएगा तो हमसे यही वैल्यू पूछा जाएगा। कैसे पूछेंगे, तो बोलेंगे dxy dyz dzx dx² y² और dz²। ये जो ऑर्बिटल वैल्यू इसका एक्सियल वैल्यू डायरेक्ट पूछ देंगे तुमसे, डायरेक्ट तुमसे पूछ देंगे कि इनका एक्सियल वैल्यू बताओ, तो तुम इसका एक्सियल वैल्यू को याद रखना। ये हमारे पास है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। सो टुडे वी टॉक अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, अब अपन बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करें, ठीक है। सो स्पिन क्वांटम नंबर की डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी गॉर्डन स्मिथ ने, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस, discovered by गॉर्डन स्मिथ। क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल,
इन ऑर्बिटल। दो ही वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, दो ही वैल्यू इसकी होती है, एक होती है +1/2, एक होती है -1/2। अगर +1/2 है दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, हमारा स्पिन है उसका। और अगर इसकी वैल्यू अगर -1/2 है तो इसकी वैल्यू होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी एक बार देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, लेट्स टॉक अबाउट स्पिन डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में, या स्पिन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्पिन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, स्पिन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, पहले मैं इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूं, μs। सो μs इज इक्वल टू s+1 इंटू h/2π। तो यहां पे हमने देखा कि इसका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या। आज हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। अगले दिन अपन क्वेश्चन पक्का डिस्कस करेंगे और अगले दिन इन सबसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो करवाने वाला हूं, ठीक है। सो यस्टरडे जो हम अगले दिन बात करेंगे, सॉरी यस्टरडे नहीं, जब हम अगले क्लास में आपसे बात करेंगे तो हम आपसे इस पे सारे क्वेश्चंस की ओर लेकर के चर्चा करेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर की हमने वैल्यू देखी, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देखा, अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू देखा, है ना। और हमने किस किस की वैल्यू देखी, हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर सबके बारे में पढ़ाई करी है। एक चीज मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कि यहाँ पे याद रखना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिटल की बात करें, ऑर्बिट की बात नहीं करें। जब ऑर्बिट की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हम NH/2π पढ़ते हैं, है ना। हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, एक जगह पे मैं कहीं पे लिख देता हूँ कि ये पे अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं NH/2π, ठीक है। अगर मैग्नेटिक मोमेंटम की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि रूट अंडर, अगर मैग्नेटिक मोमेंटम की बात करेंगे तो चलो मेरे साथ फॉर्मूला बोलो, क्या पढ़ेंगे, रूट अंडर n इंटू n+2 ब्रैकेट क्लोज, और फिर हम पढ़ते हैं कि ये जो है बोर मैग्नेट्रॉन, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो मैग्नेटिक मोमेंटम है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर चर्चा किया कि डिस्कवरी किसने की थी इसकी, नील्स बोर ने इसकी डिस्कवरी की, नील्स बोर ने इसकी डिस्कवरी की। और ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है काफी सारी चीजों को, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है या क्या बतलाता है ये हमें, तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट न्यूक्लियस बताता है, एटॉमिक रेडियस की बात करता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट बताता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट बताता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करो तो समरफील्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी, रिप्रेजेंट करता है हमारे सबसेल को। ये हमें क्या बतलाता है, हमें वैल्यू ऑफ सबसेल देता है ना, वैल्यू ऑफ सबसेल देता है। अगर 0 वैल्यू है तो S सबसेल 1, P 2, D and 3 है तो F सबसेल। इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं बात करूं कि अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, तो L की वैल्यू होती है n-1। इफ n-1 इफ n इज इक्वल टू 1 देन L की वैल्यू होगी 0, और 0 का मतलब है कि S ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि n इज इक्वल टू कितना है, 2 है, तो याद रखना इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन हमारे पास होंगे 2 ऑर्बिटल, 2s और 2p। अगर n की वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम वैल्यू तो 2 होगी, लेकिन हमारे पास 3 ऑर्बिटल होंगे। क्यों 3 सबसेल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेल इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना। तो ऑर्बिट का जो नंबर होगा उतना ही हमको सबसेल देखने को मिलेगा। तो थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल, तो वो 3 सबसेल में कौन से हैं, S, P and D, है ना। लेकिन S की वैल्यू 0 है, P की वैल्यू 1 है एंड D की वैल्यू 2 है। तो लेटेस्ट यानी जो लार्जेस्ट वैल्यू है हम उसको सीधा सीधा देखेंगे यहाँ। उसके बाद हमने बात की आपसे, हमने ये आपको करके दिखाया कि किसका क्या शेप होता है, याद रखना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की भी बात की हमने। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डिस्कवरी जीमैन्स ने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जीमैन्स इफेक्ट किसे कहते हैं, जीमैन्स इफेक्ट किसे कहते हैं, जरा ध्यान रखोगे ये चीज, है ना, कि जीमैन्स इफेक्ट किसे कहते हैं। तो जीमैन्स इफेक्ट जो है, जीमेन्स इफेक्ट अपन किसे कहते हैं, तो जीमेन्स इफेक्ट अपन कहते हैं अगर जीमेन्स इफेक्ट हम तब कहते हैं जब स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो, तो उसे हम जीमेन्स इफेक्ट कहते हैं। और स्टार्क्स इफेक्ट कहते हैं जब स्पेक्ट्रल लाइंस जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्टार्क इफेक्ट कहेंगे, है ना। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। जब वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगी तो क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा तो उसे हम जीमान्स इफेक्ट कहेंगे। वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो अजीमुथल क्वांटम पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। सो m इज इक्वल टू 2l+1, और इसकी एक्सियल वैल्यू कितनी होती है, -l से +1। क्या मतलब है उसका, ये मैंने आपको समझाया। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे दोबारा पूछना, मैं दोबारा उसे एक्सप्लेन करूंगा। तुम 10 बार पूछना, मैं 10 बार एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है। फिर मैं बात करूं स्पिन क्वांटम नंबर की, तो स्पिन क्वांटम नंबर में मैंने क्या समझाया, तो मैंने बताया कि इसकी डिस्कवरी किसने की, रिप्रेजेंट किसको करता है, ये स्पिन अपने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू इसकी सिर्फ 2 होती है, हमको 2 ही वैल्यू याद रखनी है, ज्यादा हमको याद नहीं रखना। स्पिन क्वांटम नंबर में स्पिन मोमेंटम की वैल्यू हमको याद रखनी है, म्यूएस इक्वल टू रूट अंडर एस एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। बस मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, और वो और चीज दिया है कि द वैल्यू ऑफ एनी the value of all 4 quantum number for any 2 electrons can never बी इक्वल। ये चीज गोल्डन पॉइंट है, याद रखना। इसे मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, और अगले क्लास में इसके जब क्वेश्चंस बनाऊंगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना कि द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर बी इक्वल। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी इक्वल एक एटम के अंदर कभी भी नहीं होगी। एक एटम के अंदर कभी भी 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इक्वल नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहीं पे आज अपने क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलने के लिए या हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू।